कहानी की शुरुआत मॉन्यूमेंट वैली के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर से होती है जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की सपाट और सीधी पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के अफराद हैं। डैड का नाम रॉयस है, जो एक बहुत ही तजुर्बाकार और पुराने पहाड़ चढ़ने वाले आदमी हैं। उनके साथ उनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी हैं। इनके अलावा 2 और लोग भी इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की बुलंदियों के दरमियान ये पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग जो रॉयस और उसके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पांव टिक नहीं पाता और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की बुलंदी से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये 5 लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वो 2 लोग गिरे, उनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी तमाम लोग भी पहाड़ की सतह से अलग हो गए। अब मंजर ये था कि 5 लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ के ऊपर एक छोटे से हुक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वो रस्सी और वो हुक इन 5 का इतना भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा के तेज झोंके और 5 लोगों का वजन उस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, वो 2 लोग जो सबसे ऊपर थे, झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक गए थे। तभी अचानक उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वो दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ रॉयस, उसका बेटा पीटर और बेटी एनी बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से फिसल रही थी और हुक चट्टान से बाहर निकलने लगा था। रॉयस को फौरन एहसास हो जाता है कि अगर चंद सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह उखड़ जाएगी और उसके दोनों मासूम बच्चे भी उसके साथ मर जाएंगे। रॉयस अपनी बेटी एनी से चीख कर कहता है कि वो पहाड़ की किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करे ताकि रस्सी को थोड़ा सपोर्ट मिल सके और हुक पर प्रेशर कम हो जाए। एनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका जिस्म कांप रहा होता है, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता जहां वो क्लैंप लगाकर सबकी जान बचा सके। रॉयस सबसे नीचे लटक रहा था और उसके बिल्कुल ऊपर उसका बेटा पीटर था। रॉयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला करता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वो अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में बाप का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ नजर आ रही होती है। वो कहता है, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वो ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। पीटर का पूरा जिस्म कांप रहा होता है। वो अपने ही हाथों से अपने बाप की रस्सी कैसे काट सकता था? उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसके बाप हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे। आखिरकार आंखों में आंसू लिए और भारी दिल के साथ मजबूरन पीटर चाकू से रस्सी काट देता है। रॉयस तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ जाती है। उस खौफनाक हादसे ने पीटर की रूह को झंझोर कर रख दिया था। बाप की मौत का गिल्ट उसके दिल में इस कदर घर कर गया था कि उसने पहाड़ों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। वो पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम K2 पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। K2, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे जानलेवा चोटी कहा जाता है। पीटर को ये जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में उसकी अपनी बहन एनी भी शामिल है। एनी अब एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। वो अपने बाप की अधूरे सपने पूरे कर रही थी। पीटर अपनी बहन से मिलने के लिए बेस कैंप पहुंचता है। सालों बाद जब दोनों बहन भाई आमने सामने आते हैं तो वहां कोई खुशी या गले मिलना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पुरानी नफरत नजर आती है। दरअसल एनी आज भी अपने बाप की मौत का जिम्मेदार पीटर को ही मानती थी।
पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बहन एनी भी शामिल है, ट्यूसडे तक केटू की चोटी पर पहुंचने वाली है। इस पूरे मिशन का लीडर और पैसा लगाने वाला आदमी एलियट वॉन है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइंस कंपनी खरीदी होती है। उसका प्लान ये था कि जब वो केटू की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी वक्त उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ के ऊपर से गुजरेगी और दुनिया को उसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू होने से एक रात पहले एलियट वहां एक बहुत ही शानदार पार्टी देता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां एक पुरस्कार और संजीदा आदमी आता है जिसका नाम विक होता है। विक एक बहुत ही तजुर्बाकार क्लाइंबर होता है जो पहले भी केटू की चोटी पर जा चुका था और उसे वहां के हर रास्ते और बदलती मिजाज की पूरी जानकारी होती है। विक सीधा एलियट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वो क्या करेगा। एलियट अपने पैसों के गुरूर में कहता है कि उनके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन वेदर एक्सपर्ट है और अगले 2 महीने तक मौसम खराब होने का कोई सिग्नल नहीं है। विक उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सगा नहीं होता और अगर एक बार तूफान आ गया तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन एलियट उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। इसके बाद विक वहां से चला जाता है, अपनी दाढ़ी बनाता है और रात के अंधेरे में अकेला ही खामोशी से केटू की चढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन एलियट की 5 लोगों की टीम भी अपना सफर शुरू करती है। जोश और जज्बे के साथ ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग 26,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचते हैं, जहां हवा बहुत पतली हो जाती है, तो अचानक रेडियो पर नीचे से मैसेज मिलता है कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टीम का लीडर टॉम बहुत तजुर्बाकार होता है। वो फौरन कहता है कि ये बहुत डेंजरस साइन है और हमें इसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एलियट अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट और प्रमोशन की फिक्र होती है। वो कहता है कि वो लोग अपने टारगेट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और हो सकता है तूफान अपनी डायरेक्शन बदल ले। टॉम और एनी जानते थे कि ये मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन एलियट के पैसों और प्रेशर के सामने वो मजबूरन आगे बढ़ने पर राजी हो जाते हैं। नीचे बेस कैंप में मौजूद पीटर जब देखता है कि वार्निंग के बावजूद वो लोग वापस नहीं आ रहे, तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। उसे अपने बाप को खोना याद आ जाता है। वो फौरन रेडियो पर टॉम से कांटेक्ट करता है और चीख कर कहता है कि साउथ साइड से एक बहुत ही खतरनाक तूफान उनकी तरफ आ रहा है और अगर वो अब भी नहीं मुड़े तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन एलियट एक बार फिर अपनी बातों से टॉम को कन्विंस कर लेता है। पीटर बेबसी के साथ दूरबीन से देखता रहता है कि उसकी बहन एनी मौत के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रही है। वो पहले ही अपने बाप को खो चुका था और अब अपनी बहन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी पहाड़ पर कुदरत का असली कहर टूट पड़ता है। अचानक एक बहुत ही खौफनाक बर्फानी तूफान आ जाता है। बर्फ की मोटी चादर और हड्डियों जमा देने वाली सर्दी के दरमियान वो 5 बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक एनी के पांव के नीचे से बर्फ की एक बड़ी सतह फिसल जाती है और वो 2 चट्टानों के दरमियान बनी एक गहरी खाई में गिरने लगती है। क्योंकि सब लोग एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, एनी के गिरते ही बाकी लोग भी नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब एनी सतह से थोड़ा ही ऊपर लटक रही होती है, उसकी रस्सी एक नुकीले पत्थर में फंस जाती है और अगले ही पल वो रस्सी बीच से टूट जाती है। एनी उस गहरी खाई में गिरकर जिंदा बच जाती है, लेकिन अब वो वहां फंस चुकी थी। ऊपर मौजूद बाकी लोग भी तूफान की लपेट में आकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक बहुत बड़ा सैलाब यानी एवलांच आता है और पूरी टीम की तरफ मौत बनकर बढ़ता है। इसकी लपेट में आकर टीम के 2 और लोग दर्दनाक मौत मर जाते हैं। अब उस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, एनी, एलियट और टॉम। ऊपर से वो खाई पूरी तरह बर्फ की मोटी तह से ढक चुकी होती है, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। नीचे से रेडियो पर उनसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। एनी को मॉर्स लैंग्वेज आती थी और खुशकिस्मती से पीटर को भी उसकी पूरी समझ होती है। एनी एक छोटे से पत्थर और धातु के टुकड़े की मदद से मॉर्स कोड में सिग्नल भेजना शुरू करती है, जो किसी तरह नीचे लगे इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लेते हैं। पीटर को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है, उसकी जान में जान आ जाती है। लेकिन वक्त अब उनके खिलाफ था।
एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि इतनी बुलंदी और इतनी सर्दी में वो लोग 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की बहुत कमी थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बर्फ के नीचे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे लगाया जाए और इतनी बड़ी बर्फ की दीवार को हटाकर उन तक कैसे पहुंचा जाए। ये काम नामुमकिन लग रहा था। पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। इसके लिए वो आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लिसरीन के पावरफुल बॉम्ब्स मांगता है। ये बॉम्ब्स इतने खतरनाक होते हैं कि हल्का सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ती ही फट सकते थे। एलियट की कंपनी $50 लाख के इनाम का ऐलान करती है ताकि कोई भी इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में पीटर का साथ देने को तैयार हो जाए। पैसे के लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू होने से पहले पीटर को मशवरा दिया जाता है कि उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। विक वही तजुर्बाकार आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले एलियट को वार्निंग दी थी। विक का माजी बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी बीवी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, इसी पहाड़ पर एक खौफनाक तूफान में लापता हो गई थी। विक उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी बीवी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वो 3 और लोगों की जान बचाकर वापस ले आया था। इस कोशिश में सर्दी की वजह से उसके पांव की उंगलियां बुरी तरह गल गई थीं। वो आज भी अपनी बीवी की आखिरी निशानियां ढूंढने के लिए इन खतरनाक वादियों में भटकता रहता था। पीटर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए विक के पास पहुंचती है। विक पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त K2 पर जाना सीधा मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन जब पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके बाप रॉयस के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो विक की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो मान जाता है। टीम का लीडर बनते ही विक कहता है, ये कोई रिकॉर्ड बनाने वाली क्लाइंबिंग नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन है और यहाँ हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ की गहरी गुफा में फंसे तीनों लोगों की हालत हर गुजरते मिनट के साथ खराब होती जा रही थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि खून जमने लगा था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से टॉम के फेफड़े जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद देने वाली एक बहुत जरूरी दवा थी। लेकिन एलियट अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक यहाँ भी बहुत खुदगर्ज निकला। वो अपनी दवा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, चाहे टॉम मर ही क्यों न जाए। वो चाहता था कि टॉम जल्दी मर जाए ताकि उसके हिस्सा की दवा एलियट खुद इस्तेमाल कर सके और ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। लेकिन एनी का दिल पिघल जाता है और वो चुपके से अपने हिस्सा का इंजेक्शन टॉम को लगा देती है। जब एलियट को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और एनी को बुरा भला कहने लगता है। इधर बाहर पीटर और विक की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर बढ़ रही होती है। उनके पास वो खतरनाक नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो साई की तरह संभाल कर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनका सख्त इम्तिहान लेती है। एक मेंबर के बॉम्ब में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 लोग वहीं मौत का शिकार हो जाते हैं। इस धमाके की वजह से पुरानी जमी हुई बर्फ अपनी जगह से हिलती है और विक को अचानक वहां एक लाश का हाथ नजर आता है। वो पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी होती है, जिसकी तलाश वो 4 साल से कर रहा था। उसकी लाश आज भी बर्फ में वैसे ही महफूज होती है। विक उसकी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकालता है और उसे अपने गले के लॉकेट में डाल लेता है। तभी पीटर को वहाँ एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर विक के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उस बॉक्स से एक ऐसा सख्त सच सामने आता है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल उठे। दरअसल 4 साल पहले जब विक की बीवी तूफान में फंसी थी तो एलियट भी उसके साथ था। एलियट ने खुद को बचाने के लिए विक की बीवी की सारी डेक्सामेथाजोन दवा चुरा ली थी और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। अब विक को समझ आ जाता है कि उसकी बीवी की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एलियट ही है। विक के दिल में बदले की आग जलने लगती है और वो तेजी से उस गुफा की तरफ बढ़ता है जहां एलियट फंसा हुआ था। रात का वक्त हो चुका था और एनी की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वो रेडियो पर पीटर से कांटेक्ट करती है और कमजोर आवाज में कहती है, पीटर तुम वापस चली जाओ, हम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, अपनी जान रिस्क में मत डालो। पीटर उसे तसल्ली देता है, लेकिन उसके अपने आंसू भी नहीं रुक रहे होते। उसी रात एलियट अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब एनी बेहोशी की हालत में सोती है तो एलियट रेंगते हुए टॉम के पास जाता है और उसे हवा का खाली इंजेक्शन लगा देता है। हवा का बुलबुला टॉम की रगों में जाते ही उसका दम घुट जाता है और वो फौरन मर जाता है। जब एनी की आंख खुलती है तो वो टॉम के ठंडे जिस्म और पास पड़ी खाली सिरिंज को देखकर समझ जाती है कि एलियट ने अपनी दवा बचाने के लिए टॉम का कत्ल कर दिया है।
तभी गुफा की छत से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें ऊपर से हल्की सी रोशनी की किरण नजर आती है। पीटर और विक ठीक उसी जगह पहुंच चुके होते हैं। वो बहुत एहतियात के साथ नाइट्रोग्लिसरीन का आखिरी बॉम्ब सेट करते हैं और एक जबरदस्त धमाका करते हैं, जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। पीटर फौरन अंदर उतरता है और अपनी बहन एनी को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की तैयारी करता है। तभी विक और एलियट का आमना सामना होता है। विक के पास मौका होता है कि वो एलियट को वहीं मार दे, लेकिन वो एक सच्चा माउंटेनियर होता है। नफरत के बावजूद वो एलियट को भी रस्सी से बांध देता है। लेकिन तभी पहाड़ का वो हिस्सा अचानक धंस जाता है जहां ये सब खड़े होते हैं। अब मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। पीटर सबसे ऊपर चट्टान को पकड़े होता है और नीचे रस्सी पर एनी, विक और एलियट एक के नीचे एक लटके हुए होते हैं। पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी थी और हुक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। विक को फौरन समझ आ जाता है कि रस्सी सबका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीटर और एनी भी मर जाएंगे। पीटर विक की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून होता है। वो अपनी जेब से वही पुराना चाकू निकालता है। पीटर चीखता है, नहीं विक, ऐसा मत करो। लेकिन विक मुस्कुराते हुए रस्सी काट देता है। विक और एलियट दोनों एक साथ उस अंधेरी और गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। विक ने न सिर्फ अपनी बीवी की मौत का बदला लिया, बल्कि एक बाप की तरह पीटर और एनी को नई जिंदगी भी दे दी। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ पीटर अपनी बहन एनी को महफूज नीचे बेस कैंप ले आता है। एनी की आंखों में अब पीटर के लिए नफरत नहीं, बल्कि बेपनाह प्यार और इज्जत होती है। वो अपने भाई को गले लगा लेती है और उसे पुरानी गलती के लिए दिल से माफ कर देती है। वो कहती है, पीटर, अगर आज डैड यहाँ होते तो उन्हें तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर बहुत फख्र होता। पीटर वहां उन तमाम लोगों के नाम का एक खूबसूरत पत्थर का मेमोरियल बनाता है, जिन्होंने इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी इमोशनल सीन के साथ इस शानदार कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियां।